हेलो, नमस्कार, सलाम। साहित्य की एक ऐसी विधा पर बात करें जिसके बारे में सुनना सब चाहते हैं, पसंद सब करते हैं, लेकिन बातचीत जरा कम होती है। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नाम से जैसा कि जाहिर है, प्रभात गोस्वामी जी भी स्टूडियो में मौजूद होने ही चाहिए। वो मौजूद हैं। हेलो सर। हेलो। आप सभी साथियों को नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारी यात्रा दिल्ली से निकलकर एक ऐसे स्थान पर पहुंची। अगर आपको याद हो कि अगर आगरा आप जाते हैं तो आपके मुंह से अकस्मात निकलता है वाह ताज। और आगरा से अगर 29-30 किलोमीटर आगे की ओर बढ़कर आप शेखोहाबाद पहुंचते हैं तो आप वहां पहुंचकर कहते हैं वाह साहब। ये साहब हैं हमारे वरिष्ठ व्यंग्यकार अरविंद तिवारी। करीब 5 दशक से साहित्य में रमे हुए हैं। शिक्षा विभाग में इनकी कर्मस्थली रही थी राजस्थान, और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद पुनः अपने घर पहुंचे शेखोहाबाद, और व्यंग यात्रा इनकी बहुत तेज गति से आगे बढ़ती गई। हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सबको नमस्कार, सारे श्रोताओं को नमस्कार। इससे पहले जी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमें वक्त दिया। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं श्री अरविंद तिवारी का परिचय। बॉक्स एफएम पर आपके पसंदीदा शो व्यंग के रंग में हम हाजिर हैं एक ऐसे मेहमान के साथ जिनकी कलम ने व्यंग की धार को और पैना किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद तिवारी जी की, जिन्होंने व्यंग की दुनिया में धूम मचा कर रखी है। 12 व्यंग संग्रह, 5 उपन्यास और 3 काव्य संग्रह, इनकी रचनाएं पाठकों के दिल में बस गई है। शिक्षा विभाग राजस्थान की पत्रिका शिविरा का संपादन और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनकी उपलब्धियों की फहरिस्त है। आइए सुनते हैं इनके शब्दों की जादूगरी, जो रोजमर्रा की जिंदगी के हर रंग को व्यंग में रंग देती है। जी, बातचीत का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। अरविंद सर, सबसे पहले हम आपसे वही एक सवाल जो एक पारंपरिक सवाल होता है। जहाँ तक मुझे याद है, आप मंचीय कवि रहे हैं, मंचों पे कविता पढ़ते रहे हैं। फिर अचानक व्यंग की तरफ आपका झुकाव कैसे और कब हुआ? जी, मैं व्यंग कविताएं ही लिखता था और मंच पर व्यंग कविताएं ही पढ़ता था। जी। फिर उन्हीं दिनों अचानक एक ऐसी कोई प्रेरणा मिली व्यंग कविताएं लिखते लिखते कि मैंने गद्य व्यंग लिखना शुरू कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा पहला गद्य व्यंग संडे मेल में छपा, जो उस समय की बहुत प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक अखबार था संडे मेल। उस समय नंदन जी हुआ करते थे उसके संपादक। तो हमने जो भेजा वो 4 पेज का हस्तलिखित व्यंग भेजा था उनको डाक से। तो उधर से आया कि आपका व्यंग तो बहुत अच्छा है, पर हमें ऐसे 8 पृष्ठ चाहिए। तो फिर मैंने वो व्यंग तो नहीं भेजा, दूसरा एक व्यंग लिख के 8 पृष्ठ का भेजा और वो छप गया। और उसकी याद केवल गोपाल चतुर्वेदी जी को है और वो इस नाम से ही पहचानते हैं। बाकी मेरे पास भी उसकी कटिंग नहीं है इस समय। तो वो पहला व्यंग छपना शुरू हुआ। उसके बाद मैं कवि सम्मेलनों में ही रमा रहा। मेरा ध्यान ज्यादा व्यंग गद्य लेखन की तरफ गया नहीं। फिर उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई और मैं नागौर पहुंचा, तो वहां पर देव किशन राज पुरोहित थे, वो एक अखबार निकालते, उनके लिए रोज मैं एक व्यंग लिखने लगा अखबार में। और वहां से यात्रा शुरू हुई। फिर राजस्थान पत्रिका, भास्कर वगैरह सभी अखबारों में, नवभारत टाइम्स जब शुरू हुआ जयपुर से, तो उसमें नियमित रूप से मैं हर बृहस्पतिवार को साहित्य का कॉलम आता था, उसमें व्यंग लिखता था। जी जी जी, बिल्कुल। ऐसे फिर वो व्यंग लिखना शुरू हो गया। जी जी। आप हमारे श्रोता बहुत जान, क्योंकि आपको लिखते हुए करीब 50 साल से जब हो रहे हैं, और इस दौरान आप हम अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में भी संक्षेप में हमें बताएं कि आप किस तरह, किस मानस को लेकर लिखते हैं, आपके आसपास क्या विसंगतियों को देखते हैं, और आपके मुख्य विषय क्या रहे लिखने के? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। मेरी रचना प्रक्रिया ये है कि मेरे आसपास जो विसंगतियां होती हैं, जो घटनाएं घटती हैं, उनको ही मैं व्यंग का विषय बनाता हूँ।
और इसमें एक विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो अनुभूति जन्य व्यंग होता है या जो घटनाएं हमारे साथ घटी हैं या हमारी देखी हुई हैं या हमारे मित्रों के साथ घटी हैं, उन पर जो मैं व्यंग लिखता हूँ वो बेहद रोचक होता है। और कुछ लोग अध्ययन करके दूसरे विषयों पर उनकी गहराई में जाकर उसके बाद व्यंग लिखते हैं, तो वो भी व्यंग की एक व्यंग लिखने की एक शैली है। लेकिन जो व्यंग हमारे आसपास की घटनाओं से जुड़ा हुआ होता है वो व्यंग बहुत सार्थक होता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, हम पुनः नागौर की ओर लौट चलते हैं। आपकी, जैसा कि हमने बताया आपका, कि आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन आपका मन राजस्थान में रमा था। आपने लंबे समय तक शिक्षा विभाग में नौकरी की। आप बीकानेर में शिवरा पत्रिका, जो शिक्षा विभाग की एक प्रमुख पत्रिका है, उसके संपादक भी रहे। और नागौर से आपका एक विशेष रिश्ता है जो हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, नागौर से आपके एक चाहने वाले ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में सभी सुनने वाले साथियों को नमस्कार। आज जिनसे रूबरू हो रहे हैं वे हैं वरिष्ठ व्यंगकार अरविंद तिवारी। समकालीन हिंदी साहित्य के समर्थ व्यंगकारों में अरविंद तिवारी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनकी लेखन यात्रा 4.5 दशक से अनवरत जारी है। विशेष बात यह है कि अरविंद तिवारी ने व्यंग लेखन से ही अपनी पहचान बनाई है तथा स्वयं को व्यंगकार कहे जाने पर गर्व किया है। उन्होंने व्यंग क्षेत्र में स्तंभकार के रूप में भी फुटकर लेखन करके अपना नाम कमाया है। प्रबंध लेखन के रूप में भी उनके व्यंग उपन्यास बहुत चर्चित उपन्यास हैं। व्यंग संग्रहों की बात करें तो चुनाव टिकट और ब्रह्माजी, दीवार पर लोकतंत्र, राजनीति में पेटीवाद, मानवीय मंत्रालय, नल से निकला सांप, मंत्री की बिंदी, डोनाल्ड ट्रंक की नाप, अरविंद तिवारी संकलित व्यंग, पुरस्कार की उठावनी और एक दिन का थानेदार, इसके साथ ही लोकतंत्र से टपकता हुआ लोक और अरविंद तिवारी चयनित व्यंग रचनाएं उनकी अब तक प्रकाशित पुस्तकें हैं। इसके अलावा अरविंद तिवारी कविता और गीत के क्षेत्र में भी बहुत मशहूर कवि गीतकार रहे हैं। बाल साहित्य पर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है। महुए की गंध है, ये एक गीत संग्रह है उनका, जिसमें बहुत ही प्रेमिल, कोमल और यथार्थवादी गीतों को इन्होंने इसमें पिरोया है। तन तो पहले ही चंदन था, मन कस्तूरी हो गया, अब तो प्रियतम प्यार निभाना बहुत ज़रूरी हो गया। ये उनकी कुछ एक पंक्तियाँ हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनमें दिया तले अंधेरा, शेष अगले अंक में, हेड ऑफिस के गिरगिट, लिफाफे में कविता, ये उनके प्रसिद्ध व्यंग उपन्यास हैं। और ख़ास तौर से व्यंग उपन्यासकार के रूप में सामाजिक समस्याओं से संबद्ध जो विषय हैं और दैनिक घटनाओं से जुड़े प्रसंग हैं, उन्हें कथा में पिरोते हुए अरविंद तिवारी ने अपनी कलम चलाई है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बॉक्स FM को कि उन्होंने आज अरविंद तिवारी का चयन किया, और प्रभात जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अजय भाई, अजय अनुरागी वरिष्ठ व्यंगकार, क्योंकि जयपुर से जो गाड़ी चलती है बीकानेर के लिए, वो रास्ते में नागौर रुकती है। तो जयपुर में अजय अनुरागी हमारे साथी और अरविंद जी के पुराने साथी हैं, वरिष्ठ व्यंगकार हैं, जिनका संदेश आपने सुना। और अब सुनते हैं नागौर से एक हमारे प्रमुख श्रोता हैं, उन्होंने एक संदेश हमें भेजा है और राधिका उसको पढ़कर सुना रही हैं। जी, तो उनका संदेश है, वीरवर राव अमर सिंह राठौड़ की पहचान को सार्थक करते शहर नागौर से रिटायर्ड जनसंपर्क कर्मी मैं रामजी लाल सोनी। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में वरिष्ठ व्यंगकार श्री अरविंद तिवारी जी को लंबे समय बाद साक्षात्कार के माध्यम से सुनना सुखद अनुभव है।
जिसके लिए मैं तिवारी जी का अभिनंदन करता हूँ। जब वो नागौर में कार्यरत थे तब उनसे रोज ही मुलाकात हो जाया करती थी। तिवारी जी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। वह जनसंपर्क कार्यालय आते रहे और जनसंपर्क की आम जन से जुड़ी सेवाओं की प्रशंसा भी करते थे। स्थानीय पत्रकारिता और जनसंपर्क को लेकर एक उपन्यास तिवारी जी ने लिखा था, जिसमें सकारात्मक व्यंग विधा के साथ कार्यालय की सेवा से आम पाठकों को रूबरू करवाया। इसमें उन्होंने मेरे अलावा मेरे साथी शंकर लाल चतुर्वेदी की भूमिका का जिक्र भी किया। आपका उपन्यास सभी पाठकों को अच्छा लगा क्योंकि आपने समालोचना के साथ व्यंग की भाषा का प्रयोग किया। व्यंग विधा साहित्य जगत में अपना विशेष महत्व रखती है, जिसमें जीवन की सकारात्मक बातें सामने आती है। यही सब बातें आगे बढ़ने में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। श्री तिवारी जी से बहुत कुछ सीखा है और आज हम सफल जीवन के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। श्री तिवारी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। रामजी लाल सोनी, नागौर। रामजी लाल सोनी नागौर में मेरे साथ काम करते थे सूचना और जनसंपर्क विभाग में। मुझे याद है 1992 में सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में नागौर से मैंने अपना नौकरी का सिलसिला सरकारी स्तर पर, इससे पहले मैं करता था लेकिन सरकारी स्तर पर मेरी पहली पोस्टिंग थी। और नागौर मुझे इसलिए भी याद है, अरविंद जी ने शेष अगले अंक में एक व्यंग्य उपन्यास लिखा था। वो आंचलिक पत्रकारिता की विसंगतियों को समेटते हुए कहीं उसके केंद्र में सूचना और जनसंपर्क कार्यालय भी था, जो उस दौर में कैसे काम करता था। इस उपन्यास को पढ़ने पर आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अरविंद जी, इसके अलावा आपने शिक्षा विभाग अफसरशाही पर हेड ऑफिस के गिरगिट उपन्यास लिखा और स्कूली शिक्षा की विसंगतियों पर दिया तले अंधेरा। मेरा सवाल यह है कि व्यंग अपने आप में वैसे भी एक मुश्किल विधा है और उसके बाद व्यंग में उपन्यास को लिखना, व्यंग को कथ्य के साथ व्यंग को आखिर तक साधे रखना, ये बाकायदा एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो आपने उपन्यास लिखे, बहुत बेहतरीन उपन्यास लिखे, उनकी काफ़ी चर्चा भी हुई। कृपया हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं जो व्यंग उपन्यास पढ़ने के इच्छुक हैं कि व्यंग उपन्यास बाकी जो अन्य विषयों के उपन्यास होते हैं उससे कैसे भिन्न है। जी बिल्कुल, व्यंग उपन्यास अन्य उपन्यासों की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें औपन्यासिकता के साथ व्यंग बराबर चलता है, यानी कथानक होता है और जितनी भी घटनाएं होती हैं वो व्यंग्यात्मक होती हैं, या जिसे हम और आप समीक्षा की दृष्टि से व्यंग में प्रसंग वक्रता कहते हैं। प्रसंग वक्रता के माध्यम से व्यंग उपन्यास का कथानक आगे बढ़ता है। इसमें जरा भी चूक होने पर या तो वो व्यंग उपन्यास नहीं रहता या फिर उसकी औपन्यासिकता खत्म हो जाती है और व्यंग बनकर रह जाता है। इसलिए इसमें दोनों चीजों को साधना जरूरी होता है और अंत तक साधना जरूरी होता है। मैंने जैसा कि अपनी रचना प्रक्रिया में आपको बताया कि भोगे हुए यथार्थ पर जो लिखा गया वो वाकई में व्यंग जो है सशक्त होता है और वो ही कथानक है। चाहे वो आप शेष अगले अंक ले लो जो नागौर की पृष्ठभूमि पर है, नागौर के पत्रकारिता, वहाँ कस्बाई पत्रकारिता किस तरह की थी। अब क्योंकि आज पत्रकारिता में तो बहुत तकनीकी आ गई, जिस समय उपन्यास लिखा गया था तब उसमें इतनी तकनीक नहीं थी। ये पिछली सदी का उपन्यास है और 2000 में जाके प्रकाशित हुआ था, उससे पहले 5 साल पहले लिखा गया होगा। तो इस तरह से वहाँ जब मैं नागौर में पोस्टेड था तो श्रीकांत शर्मा जो है वो जनसंपर्क अधिकारी हुआ करते थे। उनसे उठना बैठना, कवि गोष्ठियों में आना जाना, तो फिर वहाँ की प्रक्रिया और सबसे बड़ी बात थी वहाँ के पत्रकारों के बीच में मेरा रहना। इसने बहुत कुछ सिखाया। फिर कुछ घटनाएं हुई, वहाँ मेड़ता कांड हुआ और बहुत सारी तमाम ऐसी घटनाएं, उन सबको लेके मैंने सारे कस्बों को, कि केवल ये नहीं है कि नागौर का ही है, सारे जो कस्बाई पत्रकारिता जो होती है, जो विभिन्न शहरों में होती है, वो सारी एक जगह केंद्र नागौर की पृष्ठभूमि पर बना के वो पूरा उपन्यास लिखा। उसमें घटनाएं ऐसी हैं कि पूरा व्यंग है, चाहे वो उसमें जो अधिकारी काम करते हैं या डीएम कार्यालय काम करता है या पत्रकार जिस तरह से काम करते हैं। वहाँ तो 3-3, 4-4 पत्रकार संघ बने हुए थे, यानी 2-2 पत्रकार संघ के अध्यक्ष 2-2 हुआ करते थे। तो ये सारी विसंगतियां जब मुझे मिली
तो मैंने एक और सबसे बड़ी बात वहाँ की नागौर की संस्कृति इस उपन्यास में बहुत मुखर है। वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ के जो मेले ठेले हैं, वहाँ जो पशुओं का मेला लगता था उसका बड़ा विस्तृत वर्णन उसमें है। तो वहाँ की जो मारवाड़ी अंचल में जो वहाँ के रीति रिवाज, मेले ठेले और ये सारी चीजें उसमें समाई हुई है, इसलिए वो उपन्यास बहुत अच्छा हुआ और इसको प्रेमचंद पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से इस उपन्यास को। जी जी जी। और इसी तरह मैं क्योंकि शिक्षा विभाग में रहा हूँ तो स्कूली शिक्षा पर मैंने दिया तले अंधेरा उपन्यास लिखा। उसमें भी एक स्कूल पर सारी घटनाओं का प्रोजेक्शन है, यानी भ्रष्टाचार किसी एक स्कूल में इतना नहीं हो सकता जिस पर आप व्यंग उपन्यास लिखें, लेकिन मैंने जगह जगह जो भ्रष्टाचार देखा उसको एक पर्टिकुलर, क्योंकि कथानक तो एक ही स्कूल का चलेगा, हम ये थोड़ी कथानक में अलग अलग स्कूलों में थोड़ी दिखाएंगे, तो वो सारी घटनाओं को लेकर एक ताना वाना बुना। ये उपन्यास भी पुरस्कृत हुआ, श्री नारायण चतुर्वेदी पुरस्कार से मिला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से ही, तो ये भी पुरस्कृत हुआ। सारे उपन्यास पुरस्कृत हो चुके, केवल एक उपन्यास व्यंग उपन्यासों में केवल ये जो अभी आया बाद में जिसकी समीक्षा आपने भी की में कविता, लिफाफे में कविता, केवल वो पुरस्कृत नहीं है, बाकी मेरे सारे व्यंग उपन्यास पुरस्कृत है। और पंख वाले हिरण सामाजिक उपन्यास है, उसमें व्यंग नहीं। जी, बहुत हम शुभकामना देते हैं आपको कि लिफाफे में कविता को भी कहीं न कहीं कोई पुरस्कार मिले। आगे चलते हुए एक सवाल और करते हैं, उसके बाद हम आपका व्यंग भी सुनेंगे। अक्सर ये व्यंग विधा में जो जुड़े हुए लेखक हैं एक बात हमेशा कहते हैं कि व्यंग बहुत कठिन विधा है और साहित्य की सबसे कठिन विधा है। ठीक इसके उलट कविता जो लिखते हैं या गीत लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, वो लोग भी अपनी बात कहते हैं और कहानी और उपन्यास लिखने वाले भी कहते हैं कि हमारी विधा मुश्किल और कठिन है। तो व्यंग विधा में ऐसी कौन सी खासियत है या ऐसी क्या बात है जो साहित्य की अन्य विधाओं से इसको हम विशिष्ट कहें या इसे थोड़ा लिखने में मुश्किल विधा कहें? जी, सबसे पहली बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यंग में सपाट बयानी नहीं चलती। जो लोग सपाट बयानी से व्यंग का ताना वाना बुनते हैं उनका व्यंग नहीं होता। वो किसी तरह कॉलम छप रहा है अखबार में, अलग बात है, लेकिन व्यंग की जो प्रमुख शर्त है कि उसमें सपाट बयानी नहीं होनी चाहिए। जबकि कहानी में, कविता में और उपन्यास में सपाट बयानी हो सकती है। जब आप वर्णन कर रहे हैं तो बिल्कुल सपाट वर्णन हो सकता है, या कोई कविता इस तरह की है ना कि सपाट बयानी तो सब में नहीं होती। ये कहा जाता है कि कोई भी रचना उसमें सपाट बयानी होनी नहीं, लेकिन वहाँ परिस्थिति के अनुसार, वहाँ की थीम के अनुसार उसमें सपाट बयानी हो जाती है, लेकिन व्यंग में बिल्कुल नहीं चलती। दूसरी बात यह है कि कठिन था क्योंकि व्यंग स्वयं एक आलोचना है। कई बार जब हम व्यंग पर आलोचना की बात करते हैं, व्यंग का आलोचना शास्त्र में हुआ आलोचक बहुत कम है, तो वहाँ प्रश्न उठता है कि भाई व्यंग तो खुद ही आलोचना है। तो जब व्यंग आलोचना है, चाहे वो समाज की हो, शिक्षा की हो, या तंत्र की हो, या और विदेश नीति की हो, किसी की भी हो, तो जब हम आलोचना करते हैं तो आलोचना करना बहुत कठिन काम करता है। और आलोचना ऐसी नहीं होती कि आप गाली दे रहे हो और सीधे सीधे चुप हो रहे हो, नहीं। आलोचना जो है वो ऐसे शब्दों में आलोचना की जाए कि उसको वो घायल भी हो जाए और पता भी न चले। इस तरह की जो आलोचना होती है वो व्यंग लेखन होता है। इसलिए ये कठिन विधा मानी जाती है, क्योंकि आप सीधे सीधे गाली नहीं दे सकते इसमें, सीधे सीधे किसी के जब आक्रोश उत्पन्न होता है, विसंगतियां। मैंने व्यंग लिखा तो मेरे अपनी भी विसंगतियां रही, समाज की तो रही नहीं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे ऐसे इस तरह की बातें आती हैं, कहीं बेरोजगारी की समस्या या दूसरी समस्या है, तो वो सारी विसंगतियां इस व्यंग लेखन में मदद करती हैं। अगर आपके पास व्यंग, मेरी मान्यता यह है कि व्यंग के दो घटक होते हैं। एक तो व्यंग विसंगतियों को पकड़ना, और विसंगतियों के लिए जो जिम्मेदार है, वो चाहे तंत्र हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे समाज हो, उस पर प्रहार करना। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक व्यंग लेखन नहीं होगा। कई बार क्या करते हैं कि व्यंग लेखन में केवल विसंगतियों का चित्रण कर दिया जाता है, वो परिपूर्ण व्यंग नहीं है। कई बार क्या होता है कि प्रहार होते हैं, यानी पंचवाक्य।
अब आप केवल पंचवाक्य लिखेंगे, सारे पंचवाक्य हो जाएंगे तो वो सूत्र की तरह काम आएंगे, तो वो संपूर्ण व्यंग नहीं है। तो संपूर्ण व्यंग के लिए दोनों चीजें आवश्यक हैं, विसंगतियों को पकड़ना और विसंगतियों के लिए जो जिम्मेदार है उस पर प्रहार करना, उस पर प्रहार करना, ये दोनों बहुत कठिन काम है, इसलिए इसको कठिन विधा माना जाता है। जी, एक बात अभी आपने कही, आलोचना की, तो आजकल एक प्रवृत्ति हम साहित्य की सभी विधाओं में देख रहे हैं कि कोई भी लेखक अपनी आलोचना को दिल से ले लेता है, मतलब उसको सकारात्मक वे में तरीके से नहीं देखता और अपने आलोचना को वो बर्दाश्त भी कम करता है। इसी को देखते हुए एक दौर में जो आत्म व्यंग्य हुआ करता था कि व्यंग्यकार खुद पर व्यंग किया करते थे, वो आत्म व्यंग आजकल बहुत कम दिखाई देता है। तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल प्रभात जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। आजकल आत्म व्यंग बहुत कम दिखाई देते हैं। परसाई जी, शरद जोशी जी, इन्होंने खूब आत्म व्यंग लिखे और आत्म व्यंग ही, जैसे मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, वो अपने महासमुंद के थे, है ना, ईश्वर शर्मा के साथ लतीफ घोंगी थे। हाँ, लतीफ घोंगी बहुत प्रसिद्ध नाम है, लतीफ घोंगी। तो लतीफ घोंगी के आप व्यंग पढ़िए, उनके विट और हास्य से मिश्रित व्यंग है। इसी तरह आप रविन्द्रनाथ त्यागी के व्यंग पढ़िए, तो वो उन्होंने आत्म व्यंग ज्यादा लिखे हैं और वो अपनी घटनाओं को लेकर, अपनी जो विसंगति है उसको लेकर उन्होंने समाज की विसंगति बना दिया, क्योंकि हर समाज का हर व्यक्ति उन्हीं विसंगतियों से गुजरता है, इसलिए वो उसका जो सामान्यीकरण उन्होंने किया वो पूरे समाज के लिए हुआ। तो जो आज खुद पर व्यंग लिखे जाते हैं वो निश्चित रूप से धारदार व्यंग होते हैं और आज ये प्रवृत्ति कम हो गई है और उसका सबसे बड़ा कारण प्रभात जी मैं मानता हूँ राजनीति के कारण। आज विषय राजनीति का हो गया है व्यंग में। ज्यादातर व्यंग आप देखिए 90-80% व्यंग राजनीति को लेकर लिखे जा रहे हैं और समाज में बहुत सी ऐसी विसंगतियां हैं, बहुत से क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो या साहित्य का ही क्यों न हो, ये इन पर व्यंग लिखे जाने चाहिए। तो इसके कारण ये आत्म व्यंग कम लिखे जा रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। साथियों, व्यंग के रंग प्रभात से संग कार्यक्रम में आज हमसे रूबरू हो रहे हैं शेखोहाबाद के वरिष्ठ व्यंगकार अरविंद तिवारी। आगे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं राधिका की आवाज में अरविंद तिवारी जी का एक खूबसूरत व्यंग्य। चुनाव के बाद बजट के रंग में सराबोर रक्षाबंधन सावन की हरियाली बिखेर रहा है। सावन को बरसात की सप्लाई करने वाली कुदरत को ये पता नहीं है कि हिमाचल और उत्तराखंड में उसकी इस हरकत से भयंकर कहर बरपा है। इधर चैनलों पर लौकी तौरई तक छा गई तो टमाटर थोड़ा शर्मा गया। उसका दर्जा कम नहीं हुआ पर बाकी सब्जियां भाव खाने लगी। बाद में सभी को नीचे आना है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना होता है। सियासत को छोड़कर ये नियम सार्वभौमिक है। एक शाही शादी वाली राखियों ने राखी के बाजार में जान फूंक दी है। इस शादी ने आम आदमी को महंगाई में जिंदा रहने की ताकत दी है। ऐसा सोचने वालों को सन 2024 चमकदार दिखाई दे रहा है। देश के 2 राज्यों को बजट में रक्षाबंधन का उपहार मिल ही गया है। ऐसी परिस्थितियों में आप रक्षाबंधन का आंखों देखा हाल सुनिए। महंगाई बड़ी सज धज के साथ हाथ में राखी लिए वित्त मंत्री के घर दस्तक दे रही है। वित्त मंत्री जी खुद तमाम उद्योगपतियों को राखी बांधने की तैयारी में है। देश की तमाम गृहिणियां टमाटर को राखी बांधना चाहती हैं, मगर टमाटर भाव नहीं दे रहा है। वो कहता है, मैं इतना महंगा तो अभी भी हूँ कि मुझे कीमती राखी बांधी जाए। सस्ते डोरे की राखी बांधनी है तो प्याज को बांधो। प्याज को कोई भी गृहिणी राखी बांधने को तैयार नहीं है। प्याज कह रहा है, जरा ठहर जाओ, मैं इस देश की गृहिणी को सबक सिखाता हूँ, अभी ऊपर जाता हूँ। मुझसे पंगा लेने से पहले मेरा इतिहास तो पढ़ा होता। सरकारें गिराई हैं मैंने। कभी सब्जियों में मैं भी वीआईपी हुआ करता था, आज भी कम महंगा नहीं हूँ। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां रुपए को राखी बांधना चाहती हैं, पर रुपया औंधे मुंह खाई में गिरा है। देश की कंपनियां कहती हैं, भैया अब तो ऊपर चढ़ जाओ। इस रक्षाबंधन पर तुम्हारा इस तरह औंधे मुंह पड़े रहना शोभा नहीं देता। रुपया कराहते हुए कहता है,
मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम्हारी रक्षा कर पाने योग्य नहीं रहा। तुम जाकर डॉलर के राखी बांध दो। देश की कंपनियां उसे डांटती हैं, अरे मूर्ख, कहीं भाई भी बदला जाता है? तुम जैसे भी हो हमारे भाई हो और हमेशा रहोगे। रुपया कहता है, फिर तो तुम्हें अपनी बैलेंस शीट बदलनी पड़ेगी। बहनें इसके लिए तैयार हो जाती हैं। रुपया उनसे राखी बंधवा लेता है। राज्यों की तमाम सरकारें अपने अपने क्षेत्र के माफियाओं के घर राखी लिए खड़ी हैं। माफिया बाहर जाते हैं और अपने राज्य की सरकार से राखी बंधवाते हैं। इस अवसर पर खनन माफिया के घर एट होम का आयोजन भी होता है, जिसमें सरकार के साथ उसके आला अधिकारी भी भाग लेते हैं। उधर रिश्वत बहना का राखी बांधते बांधते बुरा हाल है। वो सुबह 5 बजे से ही नेताओं, अफसरों, बाबुओं और न्याय व्यवस्था में घुसे भ्रष्ट कर्मियों को राखी बांध रही है। राखी बंधवाने भाई भी अपनी बहनों के यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्डर अपनी राज्य सरकार के घर राखी बंधवाने आया है। उसने कई अवैध कॉलोनियां बनाई हैं। नेता खुद चलकर पुलिस के पास राखी बंधवाने आया है, पर पुलिस गायब है। वो इलाके के गुंडे के घर उसे राखी बांधने गई है। राखी के इस पावन पर्व पर एक महिला दहाड़ मारकर रो रही है। मैं उसकी परेशानी पूछता हूँ। वो बताती है, मेरा नाम नैतिकता है, कोई मुझसे राखी बंधवाने को तैयार ही नहीं है। उसका इस दुनिया में कोई भाई नहीं है। वो मुंह बोले भाइयों को राखी बांधना चाहती है, पर एक भी पुरुष उसका मुंह बोला भाई बनने को तैयार नहीं है। किसी जमाने में उसका मान सम्मान था, अब हर कोई अपमान कर देता है। वो कहती है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं खुद उससे राखी नहीं बंधवा पाता, पर छोटे बच्चों को प्रेरित करता हूँ। वे नैतिकता से अपनी कलाई पर राखी बंधवा लेते हैं। बच्चों की खुशी से इस देश में नैतिकता बची हुई है, ये कम नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया व्यंग्य सुना हमने सभी ने भी, और इस व्यंग पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन महाकाल मध्य प्रदेश से हरीश कुमार सिंह। हरीश कुमार सिंह वरिष्ठ व्यंगकार हैं। आप कैमरे की नज़र में हैं। जी आप नहीं, मतलब इनका एक व्यंग संग्रह है जिसका शीर्षक है। तो आइए हरीश जी, और अपनी मधुर वाणी में आपने जो व्यंग्य सुना उस पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी दें। धन्यवाद प्रभात। हमने अरविंद तिवारी जी का व्यंग्य रक्षाबंधन लाई सुना। आप सभी जानते हैं अरविंद तिवारी जी देश के जाने माने प्रतिष्ठित और वरिष्ठ व्यंगकार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के साहित्य संस्थानों से सम्मानित हैं। हाल ही में आपको व्यंग्य यात्रा का रविंद्रनाथ टैगोर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। श्री तिवारी जी का यह व्यंग्य रक्षाबंधन लाइव श्रोता दर्शकों को छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है। रक्षाबंधन और बजट के जरिए अपने इस व्यंग्य में तिवारी जी आम आदमी की पीड़ा को सुफेद से नजर आते हैं कि महंगाई से उसके घर का बजट गड़बड़ा रहा है। रक्षाबंधन सावन में आता है और यह मानसून का भी समय है। एक तरफ हम सूखे से परेशान रहते हैं और जब बरसात आती है तो पहले से कोई सुरक्षा उपाय नहीं करते हैं और बरसात के पानी को जन उपयोग के लिए रोक नहीं पाते, सहेज नहीं पाते और देश के कई हिस्सों में बाढ़ से नागरिक जीवन प्रभावित होता है। उस पर तिवारी जी का यह व्यंग्य चिंता जाहिर होता है। बजट होता तो समूचे देश के लिए है, मगर गठबंधन सरकार में सरकार चलाने वालों की मजबूरी हो जाती है कि जिन सहयोगी दलों ने सहारा दिया है बजट में उनका ध्यान रखा जाए। रक्षाबंधन पर ऐसे सहयोगी दलों को करोड़ों का पैकेज मिलना उनके लिए बाहर के समान है। व्यंग्य रक्षाबंधन लाइव में आंखों देखा हाल सुनाते हुए तिवारी जी बताते हैं कि दुनिया गोल है और सभी एक दूसरे का अपने हितों के लिए खूब ख्याल रखते हैं। प्रजातंत्र में सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। व्यंग्य में यह कहना वित्त मंत्री जी खुद तमाम उद्योगपतियों को राखी बांधने की तैयारी में है, बहुत कुछ इशारा कर जाता है। आप सभी जानते हैं आजादी के बाद से ही पूंजीपतियों और सत्ता का गठजोड़ हम देखते आ रहे हैं। उद्योगपतियों का कारपोरेट टैक्स सरकारें कम करती हैं, उन्हें सुविधाएं और रियायत देती हैं और बदले में उद्योगपति सरकार को चंदा देते आए हैं। तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे, यह कहानी पुरानी है। तिवारी जी अपने इस व्यंग्य में
इसी मजबूत गठजोड़ पर कहा करते हैं। तिवारी जी अपने इस रंग में डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत की बात करते हैं। कभी रुपए की गिरती कीमत को देश के स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से जोड़कर देखा जाता था। आज किसी को चिंता नहीं है कि रुपया रसातल में जा रहा है और हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दुहाई दे रहे हैं। तिवारी जी ने अपने इस रंग में माफियाओं की भी खबर दी है। राज्य सरकारों और माफियाओं का क्या रिश्ता होता है। गैर कानूनी रूप से रेत, बालू, मिट्टी निकालने वाले माफिया, शिक्षा चिकित्सा माफिया, मिलावटखोर माफिया, इन सभी माफियाओं का पल्ला पूरा मिली भगत का ही नतीजा है। ऐसे में रक्षाबंधन पर राज्य सरकार का माफियाओं के घर जाकर माफियाओं को राखी बांधना उन्हें अपना सगा भाई मानने जैसा है। इस रंग में राजनेता है, सरकारी बाबू है, देश की उम्मीद न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में घुसे भ्रष्ट कर्मी है, रिश्वत है, पुलिस है, अवैध कॉलोनाइजर है और सब एक दूसरे को राखी बांधने या बंधवाना चाहते हैं। जो बताता है कि सभी अपने अवैध कार्यों के लिए एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं और एक दूसरे का हित साधे रखना चाहते हैं। इसी रंग में दूसरी ओर नैतिकता है, जिससे कोई राखी नहीं बंधवाना चाहता है। नैतिकता के इस घोर संकट में जब सबके नैतिक मूल्य गिर रहे हों, रंगकार की चिंता जायज है। कुल मिलाकर अरविंद तिवारी जी का यह रंग वर्तमान की सही तस्वीर पेश करता है। तिवारी जी का यह रंग समाज को चेताता है, जागृत करता है या सचेत करता है। आपको जो दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है, पाखंड है, ढोंग है, नाटक है। रंगकार का यही दायित्व है, कर्तव्य है कि वह विश्वाई शिवजी की तरह सामाजिक विपत्तियों के निष्पत्ति और उसे खुदा धर्मी बनकर समाज को सौंपे। रंग का कार्य आईना दिखाना है और तिवारी जी अपने इस रंग के जरिए समाज में फैली विपत्तियों को पाठकों के सामने रखते हैं। रंग का निशाना समाज है और तिवारी जी का यह रंग समग्रता से समाज में फैली इन्हीं विसंगतियों, स्वास्थ्य गठजोड़ का पर्दाफाश करता है। एक मुखबिर रंग के लिए आदरणीय अरविंद तिवारी जी को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जी। बहुत अच्छा। हरीश कुमार सिंह उज्जैन से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने रक्षाबंधन लाइव जो व्यंग्य अरविंद तिवारी जी का है, एक तीर से कई निशाने साधते हुए तिवारी जी ने बहुत बेहतरीन व्यंग्य लिखा, जिसकी समीक्षा आपने सुनी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। जी, हमारे श्रोताओं को मैं बता दूं कि आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग और आप एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बातचीत अरविंद तिवारी जी से जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा। जैसे किस्सों का किताबों से, जैसे दरिया का किनारों से, जैसे बादलों का तारों से रिश्ता है। मैं हूँ चंदा, तू है रोशनी, तेरे होने से हूँ मैं सही। मेरी सांसें हैं तेरी सभी जाहिर है। होगी मुझसे जुदा ऐसा कहना नहीं, तू ही दिल है मेरा, रुक ना जाना कहीं। तेरे बिन अब ना जीना है मुझको कहीं, साथ तेरे मैं हूँ हर घड़ी। हाँ, होगी मुझसे जुदा ऐसा कहना नहीं, तू ही दिल है मेरा, रुक ना जाना कहीं। तेरे बिन अब ना जीना है मुझको कहीं, साथ तेरे मैं हूँ हर घड़ी। हाँ, साथ तेरे मैं हूँ हर घड़ी। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। जी अरविंद जी, पुनः आपका स्वागत है। अभी हमारी जो बातचीत हो रही थी उसमें आपने
लतीफ़ घोंगी और जी ईश्वर शर्मा का एक जिक्र किया था। जी दोनों ही महासमंद से थे और दोनों की एक विशिष्ट शैली थी। जहाँ तक मुझे याद आता है अरविंद जी कि लतीफ़ घोंगी और ईश्वर शर्मा ने एक जुगलबंदी, हाँ, जुगलबंदी शैली में व्यंग लिखना की एक परंपरा जी शुरू की थी। ये भी एक बड़ा मज़ेदार बात होती है कि किसी एक विचार पर दो पक्ष अपनी जी अपनी तरीके से जी अपनी जी बात कहें। क्या जी आपने भी कभी जुगलबंदी शैली में कोई व्यंग रचनाएं की, अगर आपके साथी कौन रहे अगर की हो तो? हाँ, ये अभी फेसबुक पे अनूप शुक्ल जी ने शुरू किया था व्यंग की जुगलबंदी। जी उसमें एक विषय पर 10-12 व्यंगकार व्यंग लिखते थे, उनके व्यंग पेश किए जाते थे और वो सारे फेसबुक पे डाले जाते थे और उस पर बड़ी प्रतिक्रियाएं आती थी। बहुत अच्छा, वो उसकी पुस्तक अभी नहीं आ पाई, लेकिन वो पुस्तक लाने वाले हैं, पुस्तक प्रकाशित करवाने वाले हैं, तो बहुत अच्छा रहा। वो ही जो ईश्वर शर्मा और लतीफ घोंगी का था किसी एक विषय पर, उसकी बड़ी तारीफ हुई। आज व्यंगकार एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, ये स्थिति है कि एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते। उस स्थिति में उन्होंने एक विषय पर व्यंग लिखे। तो केपी सक्सेना का मुझे कथन याद है, केपी सक्सेना ने कहा था कि ये क्या कम है कि ऐसे दूर दूर रहने वाले समय में एक पेड़ की छांव तले दोनों बैठकर लिख रहे हैं। ये उनकी प्रतिक्रिया थी। जी तो ये बहुत अच्छा प्रयास रहता है किसी एक विषय पर। अब यूं तो एक विषय पर आप भी इस ये पीआरओ सेवा से जुड़े हुए रहे हैं। कई बार क्या वो भाषण आप लिख के देते हैं, एक विषय पर दोनों 4-4 भाषण देते हैं। ठीक उसी तरह व्यंगकारों का है कि व्यंग भी मतलब एक विषय पर ये बहुत कठिन काम है, लेकिन हो जाता है कि आप कोई एक विषय मुझे दें और उस पर मैं 2 तरह से लिखूं। ये तो एक आदमी का हुआ, और एक विषय पर कई लोग उसी विषय पर लिखते हैं। ये होना चाहिए। और ये व्यंग की जुगलबंदी उन्होंने की और एक इतिहास रचा व्यंग में उन दोनों ने, ईश्वर शर्मा और लतीफ घोंगी। जी अगला सवाल हम आपसे करें इससे पहले हम नागौर में ठहरे हुए थे, वापस चलते हैं बीकानेर, जहां आपका काफ़ी लंबा समय बीता और बीकानेर में भी आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई होंगी व्यंग को लेकर, और अपने जो साथी हैं वहाँ पर बहुत से। बीकानेर एक बड़ा जीवंत शहर है। मैं खुश नसीब हूँ कि उस शहर से मेरा ताल्लुक़ है। तो आपको लिए चलते हैं बीकानेर, जहाँ से एक आपके प्रियजन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी हाँ, नमस्कार। मैं बीकानेर से गुलाकी शर्मा। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं प्रभात जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज अरविंद जी से हमें रूबरू करवा रहे हैं। और अरविंद जी को जब भी मैं पढ़ता हूँ, जैसे कि आज ही जन संदेश टाइम्स में इनको पढ़ा है और वर्षों से जन संदेश ये नियमित कॉलम लिख रहे हैं, तो मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं बीकानेर वाले। जब शिविरा, जो शिक्षा विभाग राजस्थान की सबसे शिविरा मासिक पत्रिका है, उसमें आप संपादक के रूप में रहे और यहाँ के साहित्यिक वातावरण में बहुत अहम भूमिका आपकी रही। और इनके साथ जब भी मिलते थे तो ठहाके गूंजते रहते थे। और मुझे जो सबसे बड़ी खूबी लगती है अरविंद तिवारी जी में, वो ये है कि बोल्ड होके लिखना। और यहाँ पर रहते हुए इन्होंने जो अनुभव किया, वो अनुभव उन्होंने हेड ऑफिस के क्रिकेट उपन्यास के अंदर उजागर किया। और इनकी यह जो खुल के लिखने वाली, बोल्ड होके लिखने वाली प्रवृत्ति है, उसी का इन्हें लाभ मिला। यह की जगह जगह इनके स्थानांतरण हुए। काफी माननीय और काफी मंत्री वगैरह भी इनसे रुष्ट हो जाया करते थे और इनको जगह जगह इनके ट्रांसफर होते रहे राजस्थान के अंदर। और ये मैं इसलिए खुशनसीब मानता हूँ कि इसी बहाने से इनको नए अनुभव होते रहे। और यह युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात मानती, युवा व्यंगकारों के लिए, कि आज भी अरविंद तिवारी जी बहुत ही एक्टिव व्यंग्यकार हैं। नियमित रूप से आज लिख रहे हैं। एक तरफ उपन्यास या कोई शुरू कर रखा होता है और साथ साथ नियमित रूप से कॉलम भी लिख रहे होते हैं। और बीकानेर में इनके साथ में बीता ये क्षण आज भी याद आते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप चाहे शिकोहाबाद में रहें
लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे कि आप हमारे बीकानेर में ही रह रहे हैं, और आपको जब भी मैं पढ़ता हूँ तब लगता ही है कि आप बीकानेर में ही हैं, और राजस्थान आपको बहुत प्यार करता है। राजस्थान साहित्य अकादमी ने कन्यालाल से पुरस्कार भी आपको देके अपने को सम्मानित किया था, और बराबर आप सक्रिय हैं, और आप हिंदुस्तान के माने भी व्यंग्यकार हैं, लेकिन वैसे ही सहज हैं और सहज के साथ सही कहने वाले व्यंग्यकार हैं। आज मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि हमारे प्रभात जी भी राजस्थान बीकानेर से हैं और आप भी हमारे राजस्थान के ही हैं, और आज हम आपस में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका अरविंद जी। मजा आएगा जब मिलकर बैठेंगे तीन बीकानेरी। अरविंद जी, अपन बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक और संदेश आपके लिए हमारे एक साथी व्यंग्यकार ने भेजा है। सुनिए, वो इस समय यूएस में है। जी, ये संदेश है सुधीर ओखदे जी ने भेजा है, और वो इस वक्त यूएसए में है। आइए सुन लेते हैं उनका मैसेज। बॉक्स एफएम व्यंग्य का रंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुधीर ओखदे, व्यंग्यकार, जलगांव। व्यंग्य के ऊपर बातचीत के लिए यह मंच आपको प्रदान किया गया है, और आज आप बातचीत सुनने वाले हैं सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार अरविंद तिवारी जी के साथ। तिवारी जी बहुत सिद्धहस्त लेखक हैं, अनुभवी लेखक हैं और बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। जरूर सुनिए 4 से 5 बजे तक शाम को व्यंग्य के रंग, प्रभात गोस्वामी जी के साथ। जी, बहुत बढ़िया। बहुत दूर से अभी, क्योंकि यूएस में मैंने बताया आपको, और आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी रहे हैं। खनकती आवाज़ जिनकी इस बात को साबित कर रही थी कि वो जिस परंपरा से आवाज़ की जुड़े हुए हैं, आज भी उनकी आवाज़ में वही ऊर्जा है, वही खनक है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। साहित्य में कई विधाओं में स्तंभ लेखन का काम भी होता रहा। व्यंग्य में भी स्तंभ लेखन की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। हरिशंकर परसाई से लेकर शरद जोशी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी और अरविंद तिवारी तक बहुत से ऐसे सिद्धस्थ व्यंग्यकार हैं जिन्होंने समय समय पर स्तंभ लेखन किया। स्तंभ लेखन को लेके एक बात यह भी कही जाती है, हमारे गुणीजन भी कहते हैं और हमारे कई पाठक भी कहते हैं कि निरंतर लगातार लिखने से क्या लेखन प्रभावित होता है या उसमें कुछ और परिमार्जन आता है। आप भी, क्योंकि प्रति बुधवार जन संदेश टाइम्स में अपना एक स्तंभ लिखते हैं। अरविंद जी। जी, स्तंभ लेखन मैंने बहुत किया, लेकिन मैं आपको एक बात व्यंग्य का इतिहास बताना चाहता हूँ कि भारतीय युग में भी स्तंभ लेखन होता था। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे थे, वो धारावाहिक रूप से अखबार में छपते थे और वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यंग्य होता था। वो समझ नहीं पाते थे, वो अलग बात है, लेकिन उनके खिलाफ ही होता है। लेकिन व्यंग्य की भाषा में होता था, इसलिए सीधे सीधे प्रहार नहीं होता था, इसलिए वो बचे रहे। बाद में उसे बंद कर दिया गया। लेकिन आधुनिक अभी इस आजादी के बाद देखें तो चाहे शरद जोशी रहे हो, चाहे हरिशंकर परसाई रहे हो, चाहे रविन्द्रनाथ त्यागी रहे हो, ज्ञान चतुर्वेदी जी रहे हो, सब स्तंभ लेखन के कारण ही ऊपर उठे जी। ये बड़ी रेखांकित किए जाने वाली बात है। बल्कि परसाई ने तो अपनी जीविका ही स्तंभ लेखन से चलाई। उन्होंने कोई काम नहीं किया, मास्टरी की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद केवल स्तंभ लेखन में जो पारिश्रमिक आता था उससे गुजारा करते थे, और स्तंभ लेखन से प्रसिद्धि मिलती है, इसमें दो राय नहीं है जी। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है वो ये है, क्या इससे हमारी जो लेखन की क्वालिटी है वो प्रभावित होती है? तो निश्चित रूप से प्रभावित होती है। आप अगर कभी कभार लेखन करेंगे तो अच्छा समृद्ध लेखन हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैंने दैनिक नवज्योति में रोजाना एक कॉलम लिखा था डेली, और वो 2.5 वर्ष तक कॉलम चला, गई भैंस पानी में। वो 2.5 वर्ष तक दैनिक नवज्योति में चला, 92 तक, 89 से 92 तक वो 2.5 वर्ष तक चला। तो उसमें क्या होता था कि रोजाना व्यंग्य लिखना पड़ता था, तो रोजाना सोचना पड़ता था। करंट अफेयर्स ज्यादा आते थे, तात्कालिक व्यंग्य ज्यादा लिख जाते हैं। ऐसे व्यंग्य स्तंभ लेखन में तात्कालिक
व्यंगों पर ज्यादा जोर रहता है। लेकिन फिर भी मान लो महीने भर में मैंने 30 व्यंग लिखे या 28 व्यंग लिखे, उन 28 व्यंग में से 15 व्यंग इतने शानदार निकल आते थे कि वो मेरी किताब के लिए होते थे। ये फायदा भी होता है। जहाँ नुकसान है, आप सोच रहे हैं अरविंद तिवारी अच्छा लिखते हैं और कल के कॉलम में अरविंद तिवारी ने अच्छा नहीं लिखा, तो ये भी होता है कि हमेशा कॉलम उतना समृद्ध नहीं रहता। जितना आज है कल नहीं है, परसों फिर बढ़िया हो गया या किसी दिन बहुत अच्छा हो गया, ये इसकी खामी है। लेकिन इससे व्यंग लेखन परिमार्जन होता है, ये व्यंगकार का, ये मैं मानता हूँ। जी, आपने साहित्यिक विसंगतियों और ख़ास तौर से पुरस्कार की राजनीति आदि पर भी काफ़ी कलम चलाई। बहुत से व्यंग्यकारों का ये मानना है कि एक व्यंग्यकार को साहित्य पर नहीं लिखना चाहिए। तो इसके मायने क्या ये समझें कि अगर साहित्य में कोई विसंगति है तो क्या हम व्यंग साहित्यकार को अभयदान दे देना चाहिए क्योंकि वो हमारी बिरादरी के लोग हैं, या आपको लगता है कि कहीं भी विसंगति हो, चाहे वो साहित्य में भी क्यों ना हो, उस पर व्यंग्यकार को पैनी दृष्टि डालनी ही चाहिए? जी, मेरा यही मानना है जो आपने बाद में बात कही कि विसंगति कहीं भी हो किसी क्षेत्र में, अगर वास्तव में वो व्यंग्यकार है या जेन्युइन व्यंग्यकार है तो उसे उस पर कलम चलानी चाहिए। चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में बड़े बड़े धुरंधरों ने व्यंग लिखे हैं और बहुत अच्छे व्यंग लिखे हैं। तो जहाँ भी विसंगति है, अभी आपने इससे पहले थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था जो कि अपने ऊपर व्यंग लोग नहीं लिख रहे हैं आजकल, तो ये साहित्य पर लिखना अपने ऊपर ही लिखना है। और व्यक्तिगत भी आप देखो, परसाई की अगर आत्मकथा पढ़ो या संस्मरण पढ़ो या शरद जोशी के संस्मरण पढ़ो, तो उनमें अपने ऊपर कितनी विसंगतियां हैं, अपने ऊपर कितनी। मुझे इस समय याद आ रहा है वो रवीन्द्र कालिया का गालिब छुट्टी शराब, उनका संस्मरण है, आत्मकथ्य है गालिब छुट्टी शराब। वो कथेतर गद्य है लेकिन इतना शानदार है और सर्वश्रेष्ठ कृति है वो उनकी। अब तक इतनी कहानियां लिखी, इतने उपन्यास लिखे, तो उसमें उन्होंने अपने अंदर जितना भी था उस पर सब पर व्यंग किया है। उसमें व्यंग की भाषा है, उसको पढ़कर कोई भी व्यंगकार व्यंग की भाषा सीख सकता है। कृष्णा सोबती को पढ़कर भाषा का परिमार्जन होता है। तो कहने का मतलब उन्होंने अपने ऊपर लिखा, तो जो अपने ऊपर लिखा, जो व्यंगकार अपने ऊपर नहीं लिख सकता या साहित्यकारों के ऊपर नहीं लिख सकता या साहित्य के क्षेत्र में नहीं लिख सकता, ये वर्गित क्षेत्र नहीं है। व्यंग के लिए कोई भी वर्गित क्षेत्र नहीं है, जहाँ विसंगति होगी वहां लिखा जाए। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और श्रोताओं को हम बता दें कि आज उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद का लेखन इतना समृद्ध था कि ये भी कहा जाता था कि अगर आज़ादी से पहले के भारत को देखना हो तो आपको प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, और आज़ादी के बाद की तस्वीर देखनी है देश की तो आपको हरिशंकर परसाई को पढ़ना चाहिए। तो मैं उनको नमन करता हूँ और उनको नमन करते हुए यह भी बताना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को कि प्रेमचंद ने न केवल कहानियाँ उपन्यास लिखे बल्कि व्यंग भी लिखे। और आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तिवारी साहब, आज के युवा लेखक जो व्यंग में लिख रहे हैं, बहुत से व्यंग, अच्छे व्यंग भी लिखने वाले हैं और कुछ भी ऐसे भी हैं जो सीख रहे हैं। नए व्यंगकारों, आज के व्यंग लेखन की स्थिति क्या है और नए व्यंगकारों को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? जी, नए व्यंगकार बहुत आ रहे हैं और सबसे ज्यादा व्यंग के क्षेत्र में युवा पीढ़ी आ रही है। उसका एक कारण है कि अखबार में सबके जल्दी से नाम हो जाना। तो ये जो जल्दी से नाम हो जाने की प्रवृत्ति है वो लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक नहीं चल पाती। तो इसलिए जो सबसे बड़ी कमी है आज के व्यंगकारों की, एक बहुत बड़ी कमी है, मैं रेखांकित करना चाहूंगा, वे हमारे पूर्वजों को पढ़ते ही नहीं है। आप परसाई को पढ़िए, आप 80% पढ़िए, 20% लिखिए। 80% पढ़िए, 20% लिखिए। उन्होंने व्यंग को पढ़ा ही नहीं। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त ने कैसे लिखे थे, क्या व्यंग था उसमें, वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। या बेढब बनारसी ने लेफ्टिनेंट किंगसन की डायरी
लिखी, व्यंग उपन्यास लिखा, उसको उन्होंने पढ़ा ही नहीं। कई लोगों ने तो राग दरबारी भी नहीं पढ़ा और वो व्यंग लेखन में उतर आए। तो सबसे बड़ी कमी है अध्ययन की। जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे, व्यंग की पुस्तकें, शास्त्रीय पुस्तकें नहीं पढ़ोगे, तब तक आप जो है अच्छे व्यंगकार नहीं हो सकते। तो दूसरी बात यह है कि प्रसिद्ध पाने की ललक वो इतनी ज्यादा हावी है इनके ऊपर कि जरा सा किया और जरा 11,000 का मिल गया, 5,000 का सम्मान मिल गया और उसमें फूल जाते हैं। तो नहीं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है और बहुत तपस्या करनी। लेखन में ध्यान दो, पुरस्कार की बजाय लेखन में ध्यान दो, ये मैं कहना चाहूंगा। बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कुछ युवा व्यंगकार अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपको अध्ययन करना, बड़े जो व्यंगकार हैं, वरिष्ठ व्यंगकार, उनको फॉलो कीजिए, उनको पढ़िए, उनसे सीखिए। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। अरविंद जी, आपकी भावना मैं आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं और उन नए लेखकों तक पहुंचाना चाहता हूं। हम तो चावल हैं पुराने बासमती, हम तो चावल हैं पुराने बासमती, जितना महकना था महक लिए, अब तुम्हारी बारी है। हम तो चावल हैं पुराने बासमती, जितना महकना था महक लिए, अब तुम्हारी बारी है। आओ बढ़कर थाम लो हमारी उंगलियां, आओ बढ़कर थाम लो हमारी उंगलियां, हमसे भी आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आपके अंदर ये आग है, ये आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो आप बड़ों की उंगलियां थाम कर आगे निकले। चलते चलते अरविंद जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि लगभग 50 साल आपके लेखन के हो गए। आप शुरुआत से लेके इस लंबी अवधि में अरविंद तिवारी जी अपना स्वयं का मूल्यांकन कैसे करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये स्वयं आत्मचिंतन है मेरे लिए ये प्रश्न। एक तरह से मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी लेखक हो, कोई भी, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी, उसको संतुष्टि नहीं मिलती। अभी तक मुझे भी संतुष्टि नहीं मिली है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे 2-3 उपन्यास और आ जाए, व्यंग उपन्यास। अभी होटलों पर व्यंग उपन्यास पर काम चल रहा है। लगभग 100 पृष्ठ A4 साइज के मैंने रजिस्टर में लिख लिए है, पर वो आगे बढ़ने में कभी दिक्कत आती है, बढ़ नहीं रहा है। तो इसी तरह एक IAS जो अधिकारी होते हैं, उन पर एक व्यंग उपन्यास लिखने की आउटलाइन है। एक ग्रामीण जो हमारा गांव था, उसको आधार बनाकर एक उपन्यास, ये 2-3 उपन्यास। तो कभी भी मूल्यांकन में जो है किसी भी लेखक को संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमने खूब कर लिया, हम अभी बहुत पीछे हैं। बहुत लोगों ने ऐसे निशान छोड़े हैं, मील के पत्थर छोड़े हैं, जहां तक अभी हम नहीं पहुंचे। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और ये बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छे लेखक की यही पहचान है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता। ठीक वैसे ही कहा जाता है कि एक अच्छा वक्ता वही है जो हर बार जब बोलने मंच पे चढ़ता है तो उसके पैर कांपते हैं। तो यही एक भावना है, यही एक इच्छा शक्ति है जो हमें पाठकों से जोड़े रखती है। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अरविंद जी को कहना चाहूँगी कि उन्होंने समय निकाला बॉक्स FM से जुड़ने के लिए और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी बातचीत आज हुई, बहुत सारे ऐसे उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोशनी डाली जिन्हें सुना जाना, देखा जाना और जिन पर बातचीत होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका। नहीं, आपने हमें आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में, इसके लिए आप सबको और खासकर प्रभात गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारे जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, उन्होंने आज सुना अरविंद तिवारी जी को और उनका व्यंग भी हमने सुना, जो महंगाई पर कटाक्ष, ये एक अच्छा मौका था उसे आपके सामने लाने का। हमारा फेसबुक ID है बॉक्स FM नाम से, आपसे गुजारिश करते हैं कि जल्दी से उसे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम ID है boxfm_radio नाम से, उसे भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि ये आप ही का रेडियो स्टेशन है। बी अ पार्ट ऑफ आवर रेडियो फैमिली, इट्स योर रेडियो, योर स्टेशन। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक कहानी हर रोज़ में, जहाँ हम पढ़ेंगे एक कहानी और बातचीत होगी उस कहानी पर, उस कहानी के कारीगर से, उस कहानी के लेखक से। तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मज़े करते रहिए और बॉक्स FM सुनते रहिए।